Hello students, today we are going to start with our chapter 9, that is force and laws of motion. So today we are going to start it. So let us start. So in the previous chapter we have described about the straight line motion, terms, position, velocity, acceleration. Okay, so we have discussed about this. Now we have discussed about the motion, uniform and non-uniform motion. What is uniform motion? Uniform motion जो कि एक तरीके से यानी कि पर्टिकुलर टाइम में, अगर 5 मिनट्स में गाड़ी यहाँ 10 किलोमीटर चल रही है, नेक्स्ट 5 में अगेन 10 किलोमीटर चल रही है, नेक्स्ट 5 मिनट्स में अगेन 10 किलोमीटर. सो दिस इज अ यूनिफॉर्म मोशन. एंड इफ इन 5 मिनट्स इट first covered 10 kilometers, then 20 kilometers, then 30 kilometers, or suppose 40 kilometers. So this is a non-uniform motion. Okay, so we have studied about the motion, velocity, position, speed, straight line graphs, different types of graphs. Okay, now for many centuries the problem of motion and its causes had puzzled scientists. ठीक है, तो मोशन क्यों होता है, मोशन के बारे में हमने पढ़ लिया चैप्टर 8 में, बट मोशन होता कैसे है, ठीक है, इसके बारे में साइंटिस्ट ने काफी रिसर्च किया, ठीक है, बट डज नॉट मूव फॉर एवर. ठीक है, एक बॉल अगर ग्राउंड पर है, ठीक है, अगर हम उसे हिट करते हैं तो कुछ देर के लिए मोशन में आता है लेकिन फिर रुक जाता है. सो व्हाट इज द रीजन? सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट. सो ये जब हम देखते हैं कि कोई भी चीज चलते चलते फिर क्या होती है, आखिरी में रुक ही जाती है, इसका मतलब ये जो नेचुरल स्टेट है, रेस्ट किसी भी चीज का क्या है, आखिरी स्टेज है, नेचुरल स्टेज है. दिस रिमेन द बिलीफ अंटिल गैलीलियो एंड Galilei and Isaac Newton developed an entirely different approach to understand motion. ठीक है, so यहाँ पे क्या कहा गया है कि बहुत सारी बातें थी यहाँ पे जो कि पूरी तरीके से यहाँ पे लोग समझ नहीं पा रहे थे, और कब तक नहीं समझ पाए, जब तक गैलीलियो ने और आइजैक न्यूटन ने एक मोशन का नया ही पूरा व्याख्यान दिया. ठीक है, सो हमारे एवरीडे लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुट एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू अ मोशन. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, या तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है. ठीक है, वी ऑर्डिनरली एक्सपीरियंस दिस एज मस्कुलर एफर्ट एंड से दैट वी मस्ट पुश और हिट और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन. ठीक है, हमें मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ता है पुश करने के लिए, किसी चीज को हिट करने के लिए, किक करने के लिए. क्लियर? सो द कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश, हिट और पुल. सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9 दैट पुश और पुल इज नॉन एज फोर्स. ठीक है, जो हम पुश और पुल करते हैं वो फोर्स कहलाता है. क्लियर? व्हाट इज इट? वो है क्या? इनफैक्ट नो वन हैज सीन, टेस्टेड और फेल्ट अ फोर्स. किसी ने फोर्स को देखा, सुना या टेस्ट नहीं किया है. सो फोर्स क्या है? हाउएवर वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स. हम हमेशा फोर्स का इफेक्ट महसूस कर सकते हैं, लेकिन फोर्स को क्या देख नहीं सकते. ठीक है, फोर्स लगा हम कह रहे हैं, बट क्या हमने देखा? नहीं. We can only be explained by describing what happens when a force is applied. So, जब force apply होता है, अगर इसे हमने force apply किया तो ये कैसा हो जाएगा, और इसका जो लेंथ है वो कम हो जाएगा. अगर हमने पुल किया तो भी एक फोर्स लग रहा है जिससे कि इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा. Here ball, if it is pushed, then its shape is changed. Okay, then if it is released, then again it will gain its relaxed position, rest position. ठीक है, सो अ फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी की स्पीड कम कर सकते हैं. सो इसके लिए हम फोर्स लगा सकते हैं, दैट इज टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर. सो फोर्स इज यूज्ड. ठीक है, पुशिंग, हिटिंग, पुलिंग, ऑल दिस आर फोर्स. किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम फोर्स का यूज कर सकते हैं. ठीक है, शेप साइज चेंज करने के लिए फोर्स का यूज कर सकते हैं. नाउ बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. सो फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. क्लियर?
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट है, अगर ठीक है एक ऑब्जेक्ट रखा है, अगर यहाँ से एक तरफ से यहाँ से भी एक फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी एक्स और वाई दो तरफ से फोर्स लग रहा है और दोनों इक्वल है, ठीक है इक्वल फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट कौन सी तरफ मूव करेगा, ना इस तरफ ना इस तरफ, ठीक है। सो दिस इज अ बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन अगर यहाँ पे फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाएगा, अगर सपोज वाई वाला फोर्स जो है वो ज्यादा है, तो क्या होगा, ये किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स। सो फोर्स क्या है, दो तरीके के हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब फोर्स क्या होते हैं, प्लस भी हो जाते हैं और माइनस भी होता है, ठीक है। फोर्स जब हम किसी चीज पे अप्लाई करते हैं तो वहां पे एक और चीज वर्क करती है, दैट इज अ फ्रिक्शन फोर्स दैट ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जब हम फोर्स एक तरफ डायरेक्शन में लगाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट के ऊपर हमेशा एक अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लगता है, दैट इज अ फ्रिक्शन फोर्स। क्यों आता है फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज बिकॉज ऑफ द अनइवन सरफेस, ठीक है। अगर ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस है और इसका सरफेस भी, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका भी सरफेस है, जो इन दोनों के कॉन्टेक्ट का सरफेस है, अगर दोनों स्मूथ है तो यहाँ पे फोर्स बहुत कम लगेगा। लेकिन यहाँ अगर रफ सरफेस है तो फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो अगर इस ऑब्जेक्ट को हमें मूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो इसके अंदर से जो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उस फोर्स से ज्यादा फोर्स हमें यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स यहाँ पे किसके बराबर हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो रहा है। सो हमारा फोर्स अगर फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं होगा तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। यहाँ की फोर्स कैसा हो रहा है, बैलेंस्ड हो जा रहा है। सो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए जो फोर्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस्ड होना चाहिए। तो जब तक यहाँ पे तेजी से ज्यादा फोर्स ना लगे, इतना फोर्स ना लगे कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर सके, तब तक अनबैलेंस्ड फोर्स जब तक नहीं लग पाएगा उतना ज्यादा, तब तक ये चीज मूव नहीं होगी। और जब जैसे ही इनका जो फोर्स है, इन दोनों को बैलेंस जो था वो हट जाएगा, अनबैलेंस फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा। क्लियर है। नाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। By observing the motion of an object on an inclined plane, here it is inclined plane, this is inclined plane, ठीक है। So यहाँ पे डिपेंड करता है, जब हम बॉल छोड़ते हैं तो ये आके कितना फोर्स है उस हिसाब से ये नीचे जाएगा। अगर कम फोर्स से आ रहा है, ठीक है, फिर भी ऊपर से जब नीचे आता है तो इसकी स्पीड अब बढ़ती है और कुछ एक्सेलरेशन इसके अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से ये ऊपर मूव करता है। सो यहाँ पे उसके स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, या स्पीड कम होगी तो वो सीधा भी जा सकता है। Inclined plane, Galileo deduced that object move with a constant speed when no force acts on them. जब उनके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता है तो वो कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ती हैं। He observed that when a marble rolls down an inclined plane, जब एक मार्बल को inclined plane में डाला गया, its velocity increases. पहले जब ऊपर से नीचे आ रही है तो velocity increase हो रही है। In the next chapter you will learn that the marble falls under the unbalanced force of gravity. ठीक है, तो वहां पे अनबैलेंस फोर्स लगा रही है क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रही है। एज इट रोल्स डाउन एंड अटेन्स अ डेफिनेट वेलोसिटी बाय द टाइम इट रीचेस द बॉटम, जब तक वो नीचे पहुंचती है उस, ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी गेन करती है विद टाइम। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस व्हेन इट क्लाइम्स अप एज शोन इन द फिगर। ठीक है, जब ये ऊपर से नीचे आती है तो इसकी वेलोसिटी अपने आप इंक्रीज होती है विद टाइम, बट व्हेन इट रोज अप, ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, decreases as shown in the figure. Shows a marble resting on an ideal frictionless plane inclined on both the sides. Galileo argued that when the marble is released from left, it would roll down the slope and go up on the opposite side of the same height from which it was released. ठीक है, तो यहाँ से अगर तेजी से आ रहा है तो ये ऊपर तक चढ़ेगा, लेकिन फिर वापस आएगा और फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड वेलोसिटी कम हो जाएगी।
If the inclination of the plane on both sides are equal, then the marble will climb the same distance that it covered with rolling down. If the angle of the inclination of the right side plane were gradually decreased, then the marble would travel further distance till it reaches the original height. So it depends अगर ये किस हाइट से आ रहा है, ठीक है, इधर है तो ये बहुत ज्यादा इधर नहीं जाएगा, इधर है तो ये कितना यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसके एंगल पे भी डिपेंड करता है कि उसका जो वेलोसिटी कितना इंक्रीज होगा और वो नेक्स्ट साइड पे कितना रोल अप करेगा। Then the marble would travel further distance till it reaches the original height. If the right side plane were ultimately made horizontal, अगर बिल्कुल सीधा कर दिया गया, that is the slope is reduced to 0, the marble would continue to travel forever trying to reach the same height that it was released from. ठीक है, तो वो उतना अपना जोर लगाएगा कि जितना वो जिस हाइट से आया है उस हाइट तक पहुंच जा सके। The unbalanced force on the marble in this case are 0. It thus suggests that an unbalanced force is required to change the motion of the marble, but no net force is needed. So यहाँ पे एक unbalanced force की जरूरत है, लेकिन कोई net force की जरूरत नहीं है to sustain the uniform motion of the marble. marble को uniform motion में रहने के लिए। In practical situation, it is difficult to achieve a zero unbalanced force. So practically zero unbalanced force पाना मुश्किल है या नामुमकिन है, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स कभी भी जीरो नहीं होता है। दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनलेस फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। ये किस लिए, क्योंकि यहाँ पे किसकी जरूरत होगी, फ्रिक्शनलेस फोर्स की, लेकिन मोस्टली ग्रेविटी के अंदर ज्यादातर फ्रिक्शन मौजूद होता है। दस इन प्रैक्टिस द मार्बल स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, ठीक है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि ये यहाँ से आता है, ये पूरा जहां से ये स्टार्ट होता है इतना ही वो कवर भी करता है, लेकिन एक्चुअली में, ठीक है, हमेशा क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये जो एफर्ट है ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स में बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग अ स्मूथ मार्बल एंड ए स्मूथ प्लेन। सो जो फ्रिक्शन है उसे कम किया जा सकता है बाय यूजिंग अ वेरी स्मूथ मार्बल एंड ए वेरी स्मूथ प्लेन एंड प्रोवाइडिंग ए लुब्रिकेंट ऑन टॉप ऑफ द प्लेन्स। लुब्रिकेंट ये जैसे ऑयल वगैरह या पाउडर वगैरह यूज करके इसे कम किया जा सकता है। न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियोस आइडिया ऑन द फोर्स एंड मोशन, ठीक है। सो न्यूटन ने गैलीलियो के आइडिया पढ़े ऑन फोर्स एंड मोशन एंड प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और 3 लॉज बनाए उन्होंने, ठीक है। दिस 3 लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और ये 3 लॉ काफी प्रख्यात हुए, ठीक है। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेटेड एज, सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई भी चीज जो है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, या तो यूनिफॉर्म मोशन में है इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में वो उसी पर चलता रहेगा, कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो इनका जो मोशन है वो कभी चेंज नहीं होगा जब तक कि कोई एक अप्लाइड फोर्स इन पर वर्कआउट ना करे, और इन केस में क्या है, जनरली फ्रिक्शन फोर्स वर्कआउट करता है। इन अदर वर्ड, ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने स्टेट को यहाँ बिगाड़ना नहीं चाहता है, अगर वो रुका है तो रुका ही रहना चाहता है, चल रहा है तो चलते ही रहना चाहता है, ठीक है, रेसिस्ट नहीं करना चाहते। इन एन क्वालिटेटिवली वे द टेंडेंसी of undisturbed object to stay at rest or keep moving with the same velocity is called inertia, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है कि अपनी जो पोजीशन है उसे चेंज ना करने की, ठीक है, अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई और फोर्स वर्क ना करे। सो ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, टू गेन देयर ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, जो जिस पोजीशन में है उसी में रहने की, तो दैट इज नोन एज इनर्शिया। दैट इज व्हाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, और इसीलिए उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। Certain experiences that we come across while traveling in a motor car can be explained on the basis of the law of inertia. We tend to remain at rest with respect to the
सीट until the driver applies the brake force to stop the motor car। ठीक है, ये गाड़ी में जब हम बैठ के जा रहे होते हैं, ठीक है, गाड़ी में अगर हम बैठ के जा रहे हैं तो हमारी जो पोजीशन है वो इस तरीके से है। ठीक, जब ड्राइवर यहाँ पे, हम बिल्कुल इसी तरह बैठे, जब ड्राइवर क्या करता है, यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करता है, सडनली से गाड़ी को रोकता है, तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी जो सीट के साथ जो पोजीशन है, ठीक है, वो ये यहाँ पर है, तो हमारा जो ये है अपर पार्ट है, ठीक, वो तो पहले इस पोजीशन में था। जब उसने ब्रेक अचानक से लगाया तो हमारी बॉडी का जो पार्ट है जो सीट से है वो तो वैसे ही है। यहाँ पे क्या था कि ये हमारा रेस्ट पोजीशन था। ठीक, तो गाड़ी क्या हुई, अचानक से रुक गई। अब इसका रेस्ट पोजीशन आगे इसी तरह सीधा सीधा जा रहा था। ठीक, तो इसी वजह से हमें झटका लगता है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी आगे या पीछे की तरफ मूव करती है। ठीक है, और जिसकी वजह से हमें झटका लगता है। ए सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक में दस कॉज इंजुरी टू अस बाय इम्पैक्ट और collision with the panels in front। सेफ्टी बेल्ट्स आर worn to prevent such accident, और इसीलिए हमें सेफ्टी बेल्ट पहनने के लिए कहा जाता है। This is because the sudden start of the bus bring motion to the bus as well as to our feet in contact with the floor of the bus। और इसी वजह से हमें जब अचानक से बस रुकती है या चलती है तो जो हमारा कांटेक्ट रहता है बस के साथ, ठीक है, हमारे फीट का कांटेक्ट, उसकी वजह से हमें झटका लगता है। बट द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी अपोजेस दिस मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। पर हमारी जो बाकी बॉडी है वो क्या करती है, इस अपनी बॉडी का जो रेस्ट पोजीशन है, ठीक है, उसे मेंटेन करती है, जिससे इनर्शिया कहा जाता है। When a motor car makes a sharp turn at the high speed, we tend to get thrown to one side। ठीक है, जब बस जो है वो शार्प मूव लेती है तो हमारी जो बॉडी है वो क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, झुक जाती है। This can be again be explained on the basis of the law of inertia। It tend to continue in our straight line motion when an unbalanced force is applied by the engine to the change of the direction of motion of the motor car, we slip to one side of the seat due to the inertia of the body। और इसीलिए हमारी बॉडी जो है, ठीक है, जैसे ही कहीं हम शार्प टर्न लेते हैं तो क्या होती है, हमारी बॉडी भी दूसरी तरफ क्या करती है, मुड़ती है। क्योंकि हमारी बॉडी अभी इस तरफ से जब गाड़ी जा रही थी तो इसके हिसाब से हम खड़े थे, है ना, सीधे खड़े थे। लेकिन जब अचानक से मुड़ती है तो हमारी बॉडी वहीं रह जाती है और पैर तो आगे बढ़ जाता है, इस वजह से हम हिल जाते हैं। द फैक्ट दैट ए बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपन एन अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि एक अनबैलेंस्ड फोर्स बॉडी पर क्या हो रहा है, हाँ, यहाँ पे लग रहा है, जिसकी वजह से बॉडी मूवमेंट होता है।